मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। तो देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें ये डिस्कस किया था कि इंडिया में 5 कंपनियां यूरोप से आई जिन सबका एम था ट्रेडिंग। अब उनमें जो सबसे पहले आई थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पुर्तगाली कंपनी पर ही बेस होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे द पोर्टुगीज इन इंडिया, यानी भारत में पुर्तगालियों का आगमन और उनका विस्तार। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहला पर्सन है उसका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा से हम डिस्कस करते हैं इसको इसको इंडिया में पुर्तगाली शक्ति यानी पोर्टुगीज पावर का फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहला यूरोपियन जो आने वाला था, जो ट्रेडिंग के लिए आया था, वो भी वास्को डी गामा है। पूछते हैं कब आया, कहाँ होकर आया, किसने उसको वेलकम किया। तो देखिए, ये 1498 में अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ और केप ऑफ गुड होप होकर, जहाँ बार्थोलोम्यू डाइस के जहाज तबाह हो गए थे, उसी प्लेस पर होकर और सी रूट की खोज करता हुआ और मई 1498 में केरल के कालीगढ़ बंदरगाह आ पहुंचा। पूछते हैं किसने उसका मोस्ट वेलकम किया। तो कालीगढ़ का जो हिंदू राजा था जमोरिन, उसने उसका मोस्ट वेलकम किया। पूछते हैं किसने विरोध किया, लेकिन जो अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। अब क्वेश्चन एक बार आया था कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया था तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए, दिल्ली पे जो शासन कर रहा था उस टाइम सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी। अच्छा, अब जब इसका अरब व्यापारियों ने विरोध किया तब फिर ये वापस लौट गया, लेकिन जाते हुए इतने मसाले ले गया कि उसका इतिहासकारों ने बोला है कि लगभग 100 गुना फायदा हुआ। इसके बाद फिर जो दूसरा पर्सन पुर्तगाल से आया उसका नाम है अल्वारेज क्रेविल। अल्वारेज क्रेविल। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको द्वितीय पुर्तगाली अभियान दल का नेता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड सेकेंड पोर्टुगीज कैंपेन का लीडर था ये। और ये इंडिया आया और आने के बाद इसने एक कारखाना तो कालीगढ़ में खोल दिया और एक कोचीन में खोल दिया और व्यापार चलता रहा, ट्रेडिंग चलती रही। लेकिन 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आ गया और फिर उसने 1503 में जो कोचीन था उसको फोर्टिफाइड किया, यानी उसको दुर्ग का या किले का रूप दिया और ये कोचीन ही इनका मेन सेंटर बन गया। इसके बाद जो थर्ड पर्सन है उसका नाम है फ्रांसिस्को आल्मीडा। फ्रांसिस्को आल्मीडा। तो इसके बारे में ये है कि ये 1506 में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर बनकर आया। जो ऊपर जो कोचीन कनानौर वगैरह खोल दी गई थी उसका गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो देखिए, पोर्टुगीज पावर का फाउंडर वास्को डी गामा, सेकेंड कैंपेन का लीडर अल्वारेज क्रेविल, पहला गवर्नर आल्मीडा। तो ये 1506 में पुर्तगाली जो टाउन थे या जो बस्तियां थी उनका पहला गवर्नर बनकर आया।
और इसका जो टाइम रहा है तो इसके टाइम पोर्टुगीज़ जो हैं इंडिया के आसपास के जितने भी सी हैं, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, इन सब में पुर्तगाली छा गए। और इसीलिए आल्मीडा को सागर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ सी या लॉर्ड ऑफ ओशियन कहा जाता है। और इसकी पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया। इसके बाद फिर एक पर्सन है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको अल्बुकर्क के लोग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। फुल नेम था इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये आल्मीडा के बाद 1509 में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनकर, दूसरा गवर्नर बनकर आया। और इसको ही भारत में पोर्टुगीज पावर यानी पुर्तगाली शक्ति का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक वास्को डी गामा एंड रियल फाउंडर अल्बुकर्क। इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? तो पहला काम तो इसने ये किया कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। और जब इसने गोवा छीन लिया तब फिर आगे जाके गोवा को ही पुर्तगालियों ने अपना सेंटर बनाया। और ये गोवा जो है ये इनके पास 1961 तक रहा है, यानी 450 साल गोवा पर पुर्तगाली शासन रहा है। दूसरी इसकी उपलब्धि ये रही कि इसने 1511 में जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो आज इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ की एक सबसे फेमस मंडी यानी ट्रेडिंग सेंटर था जिसको मलक्का कहा जाता है। आज भी है वो मलक्का। उस मलक्का पर 1511 में इसने अधिकार कर लिया, जो व्यापार के लिए इनको बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। इसके बाद फिर इसने 1515 में फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया है, उसके जो एंट्री है या उसका जो मुख है, वहाँ पर एक प्लेस है हरमुज, उस पर इसने अधिकार कर लिया या इसको कैप्चर कर लिया। देखिए हरमुज 2025 में भी चर्चा में रहा है, क्योंकि ईरान ने इस हरमुज जो स्ट्रेट है यहाँ पर जहाज़ों के आने जाने पर बैन लगा दिया। हरमुज 2025 में बहुत चर्चा में रहा है। इसके बाद अल्बुकर्क ने, जो गुजरात के बादशाह थे बहादुर शाह, उनसे कहा कि आप अपने गुजरात के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर हमें मंडियाँ बनाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा और इसको अनुमति नहीं दी। अच्छा, इसकी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है वो ये रही है कि इसके टाइम पर जो विजयनगर का, जो साउथ में विजयनगर हिंदू राज था, उसका सबसे सुपर शासक जिसका नाम है कृष्णदेवराय, जिसका शासनकाल 1509 से 1530 तक रहा है। तो अल्बुकर्क के उससे बहुत अच्छे और बहुत क्लोज रिलेशन थे और उससे इसको बहुत बेनिफिट भी मिला। इसके अलावा अल्बुकर्क से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो अल्बुकर्क ने इंडिया में जो सती सिस्टम था जो मेनली राजपूतों में चलन में था, उसको ख़त्म करने का भी कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो सका। तो क्वेश्चन आता है कि वो पूछते हैं वो कौन सा विदेशी व्यक्ति था या विदेशी शासक था जिसने भारत से सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। अच्छा, इसका एक अच्छा काम यह है कि इसको एजुकेशन से लगाव था और इसने इंडियन को भी शिक्षित या एजुकेटेड करने की कोशिश की है और इंडियंस को अपने प्रशासन में अच्छे अच्छे पदों पर भी नियुक्त किया है।
क्यों पूछते हैं वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, तो वो यही है। तो ये मुस्लिमों का कट्टर दुश्मन था और अपने जो सैनिक थे उनको ये मोटिवेट करता था कि आप मुस्लिम महिलाओं से विवाह करो। और क्योंकि ये यूरोपियन सब जो हैं ये क्रिश्चियनिटी के प्रसार प्रसार पर बल देते थे, जिनका हिडन एम हुआ करता था। इसके बाद फिर इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? इसलिए कि जब 1602 में इंडिया में डच आ गए और 1609 में जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उनके मुकाबले ये थोड़ा वीक साबित हुए और धीरे धीरे पुर्तगाली भारत से उनकी ट्रेडिंग कम होने लगी, लेकिन वो गोवा पर अपना अधिकार बनाए रहे और गोवा तक ही वो सीमित रह गए। और लेकिन गोवा उनके पास अंग्रेज़ों के जाने के बाद था। अंग्रेज़ तो 1947 में चले गए, लेकिन गोवा जो है वो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्ज़े में रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब इंडियन ने गोवा को कैप्चर किया है तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो 1961 ने इंडिया ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक और आता है। पूछते हैं पुर्तगाली आए और चले गए लेकिन इंडिया को क्या दे गए? तो पुर्तगालियों की कुछ देन भी है इंडिया के लिए। पहली देन तो यह है कि इंडिया में जो प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस कह लीजिए उसको, ये प्रेस को इंट्रोड्यूस कराने वाले पुर्तगाली ही थे और पुर्तगालियों ने ही भारत में पहला प्रेस लगाया था गोवा में और पहली बुक भी छापी थी। दूसरी इनकी देन है कि इंडिया में तंबाकू को भी इन्हीं ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो पुर्तगालियों ने तंबाकू के कुछ पौधे जहांगीर को दिए थे और कहा था ये बड़ी बेहतरीन कैश क्रॉप है, लिहाजा जहांगीर ने तंबाकू की खेती भारत में शुरू कर दी थी। आलू भी पुर्तगालियों की देन है। ये आलू एक्चुअली जो बेसिक रूप से जो है ये ब्राज़ील का प्रोडक्ट कल्टीवेशन है और ब्राज़ील से ये आलू फिर यूरोप पहुंचा और यूरोप से पुर्तगालियों ने इसको इंडिया लेके आए अंटिल। इसके अलावा पुर्तगालियों की एक देन और है कार्टेज पद्धति या कार्टेज सिस्टम। ये क्या था? ये था कि इंडियन ओशियन में जो जहाज़ आते थे और उन जहाज़ों को चलाने के लिए फिर पुर्तगाली एक फिक्स फीस लेकर उन जहाज़ों को लाइसेंस प्रोवाइड करते थे और ये एक फिक्स फीस लेकर लाइसेंस देना ये कॉर्टेज पद्धति कहलाती है। ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।